हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं जी प्लेन ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री की ये पहली वीडियो है। आज मेरे को हल्का सा बुखार है, लेकिन फिर भी क्योंकि कई दिन हो गए कि भी आज 2 क्लास नहीं होंगी, इस कारण से मैंने सोचा ठीक है, हल्का बुखार है, देखी जाएगी, अगले दिन रेस्ट लेना है। तो आज मैं अगली क्लास शूट कर रहा हूँ। और प्लेन ज्योमेट्री सबसे बड़े टॉपिक्स में से है, या फिर इनफैक्ट मेरे ख्याल सबसे बड़ा टॉपिक है। ठीक है। और प्लेन ज्योमेट्री ऐसा टॉपिक है कि इसमें बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो इतना इजीली बनता नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं निकले तो वो सबसे पहले खुद के ऊपर शक करते हैं कि शायद मुझे ही वो टॉपिक नहीं आता। मतलब आप अपने ऊपर ही शक करते हो। ठीक है। तो इस टॉपिक को मैं आपको कैसे करवाऊंगा, ये मैं भाई कई दिनों से सोच रहा था, ऐसे करवाऊं वैसे करवाऊं। ठीक है, बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं सोच रहा था कि मैं टॉपिक वाइज करवा दूं। टॉपिक वाइज करने से क्या होएगा कि जिस स्ट्रक्चर से मैं टॉपिक आपको करवा रहा हूं, सारे जो कंसेप्ट हैं वो एक ऑर्डर में कवर हो जाएंगे, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर दूसरा मैं सोच रहा था, लेकिन यार एग्जाम के अंदर प्लेन ज्योमेट्री जो है मेनली उसके क्वेश्चन इस कारण से नहीं निकलते, मतलब क्वेश्चन ना निकलने का कारण ये नहीं होता कि आपको कंसेप्ट नहीं आ रहा। क्वेश्चन ना निकलने का कारण ये होता है कि आपको स्ट्राइक नहीं हुआ कि कौन सा कंसेप्ट यूज करना है। कंसेप्ट तो आपको आता है, लेकिन आपको ये नहीं दिखा कि वो वाला यूज कर लूँ। प्लेन ज्योमेट्री इक्वेशन मेनली इसलिए आपके नहीं निकलेंगे, आपको पहले कंसेप्ट का पता होगा। तो उस चीज़ की प्रैक्टिस होती है जब हम मिक्स्ड क्वेश्चन करें, तो कि भाई अगर मैं मिक्स्ड क्वेश्चन करवाऊं तो आप क्वेश्चन देखो कि ये हाँ ये वाला यूज़ करूं। तो उस चीज़ की प्रैक्टिस होती है जब हम मिक्स्ड क्वेश्चन करें। तो मैं इस डिलेमा में था, क्योंकि अगर टॉपिक वाइज नहीं करवाऊंगा तो आपका कॉन्फिडेंस वैसा बूस्ट नहीं होएगा जैसा बाकी टॉपिक्स के अंदर हो रहा है। टॉपिक वाइज नहीं करवाया तो मिक्स्ड नहीं करवाया तो फिर एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो मैं सोच रहा था ऐसे करवाऊँ ऐसे करवाऊँ। फिर मैंने सोचा यार, फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि दोनों ही करवाता हूँ। दोनों कैसे करवाता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एक स्ट्रक्चर में करवाऊंगा। ठीक है, मैं प्लेन ज्योमेट्री को जैसे मैं बाकी टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ ऐसे ही कवर करूँगा, काफ़ी क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। और उसके बाद 60 70 80 100 मतलब जितना भी मेरे को ठीक लगेगा, यहाँ पर जितने भी मेरे को ठीक लगेंगे उतने क्वेश्चन में एक स्ट्रक्चर में टॉपिक वाइज कंसेप्ट वाइज ऐसे अरेंज्ड वे में करवाऊंगा। और उसके बाद बाकी के मैं कुछ क्वेश्चन बाद में आपको मिक्स्ड करवाऊंगा, तब हमें ये पता चलेगा कि आपको वो कंसेप्ट स्ट्राइक हो रहे हैं कि नहीं। उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम ऐसे चलेंगे। ठीक है भाई, तो आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें सोचता हूँ मैं कि यहाँ पर स्टूडेंट मार खाते हैं तो इसको कैसे दूर करें, कैसे दूर करें। और ये जो आइडियाज़ आते हैं ये एक बार सोचने से नहीं आता, ऐसे कर लो वैसे कर लो, इतने कंटेंट को कैसे मैनेज कर लूँ। तो लगातार मैं अपनी तरफ से एफर्ट मार रहा हूँ कि आपको 1% भी कमी ना हो, 1% भी आपको कमी ना हो। अगर आप सीरियस हो अपने गोल को अचीव करने में तो यहाँ से 1% भी कमी ना हो। अगर मैं आपको 100% प्रॉमिस कर रहा हूँ तो मैं आपको 200% दूँ। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं उससे ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है भाई। देन नेक्स्ट, कोई भी जब बड़ा टॉपिक हो, जैसे हो सकता है आप एल्जेब्रा करने से पहले एल्जेब्रा में उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, अभी काफ़ी बच्चे उसके अंदर कॉन्फिडेंट होंगे, मुझे पता है बिकॉज मैं करा रहा हूँ ना वो सारी चीज़ें। तो किसी भी टॉपिक में कॉन्फिडेंट होने से पहले आपको उसका ओवरव्यू पता होना चाहिए कि उस टॉपिक के अंदर क्या क्या है। जैसे हम गूगल मैप्स पर ऊपर से जब मैप को देखते हैं, आप किसी जगह पर खड़े हो तो आपको पता नहीं आगे जाकर राइट है लेफ्ट है, आप थोड़ी सी दूर का ही देख पा रहे हो। लेकिन जब आप गूगल मैप को ऐसे छोटा करके देखते हो ऐसे ऊपर से, तो आपको क्लियर कट पता चलता है कि इतने किलोमीटर सीधा चलना है, आगे जाके एक राइट है, फिर एक और राइट है, फिर लेफ्ट है। तो जब किसी भी टॉपिक को ऐसे देखना है तो बर्ड ओवरव्यू में देखो, मतलब कि ऊपर से देखो, जैसे पक्षी पूरी दुनिया को देखता है, जैसे आप गूगल मैप्स देखते हो। तो ये आपको जो अपने नोट्स हैं वहां पर आप देखो ज्योमेट्री को, एक मोटा मोटा ओवरव्यू मैं आपको दूं यहाँ पर। एक मोटा मोटा, जैसे ज्योमेट्री है क्या, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ज्योमेट्री के अंदर क्या है, ज्योमेट्री स्टार्ट होती है एक पॉइंट से। जब 2 पॉइंट मिलेंगे तो एक लाइन मिल जाएगी, जब 2 लाइन मिलेंगी तो एंगल बन जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक ज्योमेट्री के अंदर क्या है, लाइन्स एंड एंगल्स। इसके अंदर हम लाइन्स के बारे में, एंगल्स के बारे में आपको बता रहे होते हैं। क्लियर है। देन उसके बाद जब 3 लाइनें मिल जाएंगी तो ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल को भी आगे आप ऐसे तोड़ सकते हो कि ट्रायंगल के टाइप्स वगैरह हैं। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगता है, साइन रूल लगता है, कोसाइन रूल लगता है। ये सारी मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं है,
ट्रायंगल के अंदर भाई एंगल्स और साइड की रिलेशन के कुछ कंसेप्ट होते हैं, एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड, एंगल्स के कुछ कंसेप्ट होते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटर्नल एंगल का सम बाकी दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, ये सारी प्रॉपर्टी होती है। ऑफ कोर्स मैं ये सब आपको करवाऊंगा, तो ये सब आप फिलहाल नोट्स के अंदर भी देख सकते हो। तीसरे नंबर पर क्या आएगा ट्रायंगल के अंदर, मतलब ट्रायंगल के अंदर तो सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, मीडियन, एल्टीट्यूड वगैरह जो सीवीएन होती है वो आएंगी, तो कई चीज़ें आएंगी ट्रायंगल के अंदर। फिर तीसरे नंबर पर कौन सी फिगर्स आएंगी, क्वाड्रिलेटरल्स आएंगी, यानी कि जो 4 साइडों से बनती है, ये 3 साइड से बनती है, ये 4 साइडों से बनती है। तो 4 साइड में जो चीज़ें बनती हैं उनमें पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर है, ट्रेपेजियम, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी करेंगे। देन नंबर 4 पर उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, उसके बाद हम पॉलीगन्स कर रहे होंगे। 4 से भी ज़्यादा जब साइड्स बढ़ जाएं तो पॉलीगन हम करेंगे सारी तरह के। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सर्कल्स कर रहे होंगे, फिर सर्कल्स करेंगे, ठीक है। तो प्लेन ज्योमेट्री के अंदर ये सब हम ऊपर ऊपर से कवर करेंगे। अब क्वाड्रिलेटरल्स में भी आप ऐसे ब्रांचिंग कर सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किसके क्या क्या कंसेप्ट हैं, ठीक है। इसके बाद छठे पर मैं आपको मिसलेनियस थ्योरम भी करवा दूंगा। अब मेरा दिल करेगा तब करवाऊंगा मिसलेनियस थ्योरम, बीच में दिल किया तो बीच में करवा दूंगा, एंड में दिल किया तो एंड में इकट्ठे करवा दूंगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कुल मिलाकर इससे बाहर आपकी ज्योमेट्री आ नहीं सकती, प्लेन ज्योमेट्री। तो जब मैंने एक स्ट्रक्चर में प्लेन ज्योमेट्री को देख रखा है, अब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा भी आया जो मुझसे नहीं होगा है, और वो एक्चुअल में एसएससी का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कोई भी फेसबुक से क्वेश्चन उठा लिया, टेलीग्राम के किसी चैनल से क्वेश्चन उठा लिया जो इरिलेवेंट है, नहीं, वो क्वेश्चन तो कहीं से भी हो सकता है। उसके सामने बनाने वाला कोई गारंटी थोड़ी दे रहा है, मैं सिलेबस में से दे रहा हूँ। अगर कोई एसएससी में आने लायक क्वेश्चन है तो मान लो मुझसे नहीं भी हुआ तो मैं ये थोड़ी शक करूंगा कि कौन सा कंसेप्ट है जो मुझे नहीं आता ना, मैं शक करूंगा कि कौन सा कंसेप्ट है जो स्ट्राइक नहीं हो रहा। पैरेलल लाइन दी है, वो वाला तो नहीं है, ये वाला तो नहीं है, सिमिलरिटी तो नहीं है, मतलब समझ रहे हो, मैं अपनी नॉलेज पर शक नहीं कर रहा, नॉलेज पे हम कॉन्फिडेंट हैं, मैं शक कर रहा हूं कि मुझे कौन सा कंसेप्ट दिख नहीं रहा। तो ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप चीजों को एक स्ट्रक्चर में देखते हैं, और ये कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। जरूरी है कि एग्जामिनर कुछ भी कर ले, 100 में से 99 क्वेश्चन तो हम जो कर रहे हैं वहीं से आएंगे। अगर उसने गलती से एक आधा क्वेश्चन इररिलेवेंट भी दे दिया तो वो 1% ही देगा, ठीक है। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में तो 100% रिलेवेंट देगा, एक आधी केसेस में देखा गया एक आधा इररिलेवेंट दे दिया तो कोई नहीं, 99% आपका सिलेक्शन करवाएगा, आपकी रैंक दिलवाएगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है भाई, जो अपने नोट्स हैं उनको अपने हाथों से लिखो, जो मैंने दिए हैं सिर्फ उनसे काम मत चलाओ, उनको अपने हाथों से लिखो और इस स्ट्रक्चर को देखो। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो अपने क्यूआरपी हैं, क्यूआरपीस को एक बार रिवाइज कर लो। क्यूआरपी के अंदर जो आप चीज़ें रिवाइज करोगे, नोट्स के अंदर जो आप चीज़ें रिवाइज करोगे, जो आप कंसेप्ट रिवाइज करोगे, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर भी करवाऊंगा। पर फिर सर ये ज़्यादा नहीं हो रहा, ज़्यादा बार नहीं हो रही है, तो ज़्यादा बार ही तो करना है। रिवीजन में कभी भी ओवर कुछ नहीं होता, जितनी बार रिवीजन करोगे उतना आपका फायदा है, टाइम वेस्ट नहीं होता, वो उतना ही आपका फायदा है। रिलेवेंट चीजें, लिमिटेड चीजें मल्टीपल टाइम्स हमने रिवाइज करनी है, ठीक है। तो बात समझ के, ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे पहले आपको अपना माइंड सेट बनाना जरूरी है कि हम कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ पर मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चन जैसे देता आया हूँ, वो भी हो सकता है ज्योमेट्री में थोड़े से ज़्यादा मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चन दे दूँ, ठीक है। तो मेरे साथ साथ जैसे भी मैं तैयारी करवाऊंगा अपनी तरफ से दी बेस्ट अकॉर्डिंग टू टॉपिक आपको मैं तैयारी करवाऊंगा भाई, ठीक है। तो पेन नोटबुक लेकर आ जाओ और अच्छा सा माहौल बना लो पढ़ने के लिए। अभी हम शुरू करते हैं भाई, चलिए जी। तो बिल्कुल स्क्रैच से मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो नंबर 1 सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी कर लेते हैं लाइन्स एंड एंगल्स की। लाइन्स एंड एंगल्स के अंदर क्या है, बिल्कुल शुरुआत से एक बार जल्दी जल्दी मैं ये चीज़ें बताऊंगा। बिंदु, बिंदु क्या होता है, बिंदु जैसे आप ऐसे क्लिक कर दोगे इसको बिंदु बोलते हैं, जैसे ही आप टिक कर दोगे, ठीक है। आपको दिखाने के लिए इसे थोड़ा सा मोटा बना रहा हूँ, ये एक बिंदु होता है। तो बिंदु की क्या खासियत है, बिंदु की खासियत है कि ये डायमेंशनलेस है। सर डायमेंशन का क्या मतलब है, अभी बता दूंगा। हिंदी में इसको बोलेंगे कि ये विमाहीन है, मतलब ना इसकी लंबाई है, ना इसकी चौड़ाई है, ना इसकी मोटाई है, इसकी कुछ भी नहीं। आप बोलोगे सर ये 1 सेंटीमीटर का तो दिख ही रहा है,
अगर मैं कितना भी छोटा बना लूँ, कुछ ना कुछ mm का तो ये बनेगा ही नहीं। ज्योमेट्री में इसकी जो डेफिनेशन है, आपकी ड्राइंग स्किल्स की बात नहीं हो रही, ठीक है। ये नहीं कि पेंसिल की निब कुछ ना कुछ तो मोटी होएगी, कुछ ना। ज्योमेट्री में जो इसकी डेफिनेशन है, जो पॉइंट की डेफिनेशन बोली गई है, ना लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई, कोई भी इसकी डायमेंशन ही नहीं है। इसको जीरो डायमेंशनल फिगर भी बोलते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्या वो पूछ सकता है? जो भी चीज एनसीईआरटी के अंदर है वो पूछ सकता है, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई? तो सारी चीजों का ध्यान रख रहा हूं मैं, आप टेंशन मत लो। तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट लाइन। अब लाइन कैसे बनती है, रेखा कैसे बनती है? रेखा बनती है बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के। तो अगर बहुत सारे पॉइंट्स को ऐसे मिला दोगे तो इसकी एक लेंथ तो हो ही जाएगी। क्यों? एक पॉइंट की हमने कोई भी लेंथ नहीं मानी। अब ये मैं सारी चीजें ज्योमेट्री की उससे बता रहा हूं, ऐसे दिमाग खराब मत करना कि इस चीज की कोई लेंथ नहीं है तो 10 बार ये चीज ऐड कर दी तो अभी लेंथ नहीं होगी। 10 × 0 = 0, ठीक है। क्लियर है? सुपारी दे दूंगा यहीं से बैठे बैठे। देखो, तो बहुत सारे पॉइंट्स को ऐसे मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी? तो लाइन बन जाएगी, रेखा बन जाएगी। तो उसकी लेंथ तो होगी। तो ये कैसी फिगर है? इसकी लेकिन मोटाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पॉइंट की मोटाई नहीं थी, ऊंचाई नहीं होगी। तो ये 1 डायमेंशन की फिगर होगी। कितनी डायमेंशन होगी? इसमें एक चीज तो आ गई लेंथ, उसमें एक भी नहीं थी, तो ये 1 डायमेंशन की फिगर होगी, ठीक है। अब लाइन किस किस तरह की है? ये तो लाइन है भाई। लाइन को आप इधर एक्सटेंड कर लो, इधर एक्सटेंड कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आगे प्लेन बता रखा है मैंने, तो यहीं पर करते हैं। ये लाइन है। देन उसके बाद एक होती है, अगर मैं इसको एक तरफ से ऐसे काट दूं, मतलब कि ऐसी लाइन जो एक डायरेक्शन से सिर्फ दूसरी डायरेक्शन में जा सकती है, इसको हम बोलते हैं रे, या फिर किरण। जो सूरज से जो किरण आती है, आप इसको कैसे याद करेंगे? आप इसको याद करेंगे, ये वो किरण नहीं है जो आपके मोहल्ले में रहती है, जो सूरज से किरण आती है। तो आप इसको याद करेंगे, जैसे सूरज से किरण आती है वो एक ही डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है। तो दिस इज रे। मैंने एक तरफ से कैंची से काट दी लाइन की, इसकी बढ़ने की पावर को रोक दिया। अगर मैं दो तरफ से कैंची से काट दूं तो ये बन जाएगी क्या? एक लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का क्या मतलब होता है? टुकड़ा। तो यानी कि किसी भी रेखा का खंड, हिंदी में रेखा खंड। ये ना उधर बढ़ सकता ना इधर बढ़ सकता। रे सिर्फ एक तरफ बढ़ सकती है, लाइन रेखा दोनों तरफ बढ़ सकती है, ठीक है। एनसीईआरटी की चीजें हैं तो डेफिनेटली आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है भाई। लाइन बना देते हैं एक, ये लो, ओके जी। देन नेक्स्ट है प्लेन। तो अगर मैं बहुत सारी लाइंस को ऐसे मिला दूं तो क्या बन जाएगा बताओ? एक लाइन क्या है, एक पॉइंट क्या है? एक छोटी सी ऐसे बिंदु मान लो, ठीक है। बहुत सारे बिंदु रख दिए तो एक लाइन, एक डंडी बन गई, ऐसे मान लो है। जब बहुत सारी डंडियों को ऐसे आप जमीन में बिछा दोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक प्लेन, एक पेपर की तरह बन जाएगा ना ऐसे। इसको हम बोलते हैं हिंदी में प्लेन, यानी कि समतल, ठीक है। तो इसकी लंबाई भी होएगी और इसकी चौड़ाई भी होएगी, लेंथ और ब्रेड्थ। तो ये कितने डायमेंशन का है? ये 2D फिगर है, 2 डायमेंशन फिगर है। नेक्स्ट किरण, ये मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट लाइन सेगमेंट, ये मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट एंगल। अब एंगल कैसे बनता है? एंगल बनता है भाई साहब दो रे से। डेफिनेटली ये चीजें बहुत ही बेसिक है, ये पूछी जा सकती हैं। एंगल किससे बनता है? लाइंस, दो लाइन से बनता है, दो लाइन सेगमेंट से बनता है, रेज से बनता है, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो एंगल बनता है दो रेज से, है। ये यहां पर नहीं बढ़ सकती, ऐसे बढ़ सकती, ठीक है भाई। और मैं ऐसे बिल्कुल फिर वो नहीं बताऊंगा कि एंगल ये है वो है। बेसिक्स भी कवर करूंगा और एक ठीक ठाक स्पीड पर भी चलूंगा, क्योंकि हम टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो एक कॉम्बो में रखूंगा जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर। नेक्स्ट अपने पास है कि भाई एंगल्स बन जाते हैं दो रेज से। फिर एंगल, सबसे पहले जीरो एंगल यानी कि शून्य कोण। जीरो एंगल क्या होएगा? जैसे ये आपको पता है कि भाई ये लगभग मान लो 30 डिग्री का कोण है, क्योंकि इसका मुंह 30 डिग्री खुला हुआ है। तो अगर मैं इसका मुंह खोल लूँ ही नहीं, एक यहाँ पर और दूसरी लाइन भी यहाँ पर, तो ये खुला ही नहीं। तो इसी के ऊपर अगर मैं बना दूँ एक ये, दूसरा ये, तो ये हो जाएगा जीरो एंगल, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा मुंह खोल दूं, अगर मैं ऐसे बना दूं, ऐसे ये, तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक बीच में क्या होएगा जी? एक्यूट एंगल, न्यून कोण। अगर मैं 90 डिग्री पर चला जाऊं, ऐसे बना दूं ऐसे, तो वो क्या होएगा? राइट एंगल। राइट एंगल को ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे स्क्वायर से, ठीक है। अगर मैं इससे भी आगे चला जाऊं यहां तक, तो ये क्या होएगा? अगर इतना मुंह खोल दे तो 90 से लेकर 180 के बीच में होएगा ओब्ट्यूस एंगल, यानी कि अधिक कोण। देन उसके बाद होएगा ये स्ट्रेट कोण, अगर हम ऐसे बना दें,
180 डिग्री का क्या होएगा, स्ट्रेट कोण। ठीक है। देन अगर हम 180 से भी ऊपर ले जाएं बात को, ऐसे बना दें, ठीक है, तो कभी भी अगर एग्जामिनर आपको ये बोलता है कि मान लो यहां पर एक एंगल है AOB, ठीक है, अब हमें क्या पता, अब मैं आपको बोलूं एंगल AOB मान लो ये है जी 60 डिग्री का, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा इससे इधर वाला ये 300 डिग्री का, क्योंकि एंगल अराउंड ए पॉइंट 360 डिग्री का होता है। तो अब मैं बोलूँ एंगल AOB, मैं बोल रहा हूँ इस साइड वाला, आप सोच रहे हो उस साइड वाला, तो कैसे पता चलेगा कि भैया इस साइड वाला एंगल बोल रहे हैं, तो इन एंगल्स को हम बोल रहे होते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो 180 से बड़ा और 360 तक कितना भी बड़ा हो वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। ठीक है, इसके बाद मतलब कि जो यहां पर आएगा ये भी रिफ्लेक्स एंगल ही, 180 से बड़ा 360 तक, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, वृहत कोण या बृहत कोण, ये हिंदी वालों को पता होगा अच्छे से। क्लियर है। तो अगर मैं बोलूँ एंगल AOB तो हमेशा छोटे वाला कंसिडर होएगा भाई साहब, 180 से छोटे वाला ही कंसिडर होएगा। अगर मैं बोलूँ रिफ्लेक्स एंगल AOB, वृहत कोण AOB, तो यानी कि ये 300 डिग्री की बात कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर पूरा चक्कर ही काट दिया ऐसे तो उसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण। ये कितने का होगा, ये होगा 360 डिग्री का। ठीक, क्लियर है बाबा। नेक्स्ट हम कंसेप्ट्स जल्दी से रिवाइज करेंगे। एंगल्स इन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस में कुछ एंगल बनते हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन ये चीज़ें यूज होती हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो इनके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन हम करेंगे, काफ़ी सारे आपको होमवर्क भी दूंगा। तो समानांतर रेखाओं में कौन, मान लो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक ये ऐसे लाइन खींच दी, तो नंबर 1 इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस को ऐसे डिनोट करते हैं, एक तो इसको हम बोलते हैं जी ट्रांसवर्सल या फिर तिर्यक रेखा, तिरछी रेखा। ठीक है। तो जब पैरेलल लाइंस के दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच में एक अगर लाइन खींचती है तो यहां पर कई तरह के कोण जन्म लेते हैं। हमने जैसे आपके घर के बगल में रहने वाले को क्या बोलते हैं, पड़ोसी बोलते हैं, हमने एक भाषा बना ली। तो ऐसे ही कुछ एंगल्स की रिलेशन क्या है, उनके हमने नाम जनरेट किए हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां पर मैं एंगल्स को डिनोट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे एंगल्स जो बिल्कुल समान स्थिति में है, जो एक जैसी सिचुएशन में है, पैरेलल लाइन के ऊपर हैं और ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है, जैसे 2 और 5 पैरेलल्स के ऊपर हैं दोनों और ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है, इनको हम क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे कि एंगल 2 और एंगल 5। और जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये सारे के सारे, ये शायद मैंने लिख भी रखा होगा, ऐसे नहीं लिख रखा, चलो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं ये सारे के सारे कौन से रंग से करें, वहां पर बिलू, इक्वल होते हैं भाई। ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं जी कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये सारी चीजें इजी है, मैं जानबूझ के रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है। सिर्फ चीज को जानना काफी नहीं होता, उसको एक स्ट्रक्चर में पिरोना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है चीजों का एक स्ट्रक्चर होना। तो अगर आपको कोई चीजें आती हैं तो प्लीज उन्हें स्किप मत करिएगा, उन्हें ज्यादा स्पीड पर देख लीजिएगा। 2 गुना स्पीड इज मोर देन एनफ। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब सुपर ह्यूमन बनने की भी जरूरत नहीं है, 4 गुना 3 गुना 2.5 गुना पर, 2 गुना इज मोर देन एनफ। आपका समय कीमती है, बट वो कीमती तभी है ना जब उसका कुछ यूज होएगा। अब सिलेक्शन ही नहीं होएगा तो समय क्या कीमती है, क्या करोगे उस समय का, कीमती भी तो तभी है ना जब वो सिलेक्शन दिलाएगा आपको, तो उसको इस वजह से यूज करना है कि सिलेक्शन वो दिला सके। ठीक है मेरे भाई, और बाकी आपकी मर्जी, अगर स्किप करो और ये काम करो तो आप कितने सीरियस हो, कितना विश्वास है कि भाई हाँ ये बंदा गाइड कर सकता है। ठीक है। तो चीजें कैसी भी लग रही हो, मैं जो करवा रहा हूं उसको देखते रहो, बस उसको यूज करते रहो। तो एंगल 2 और 5, एंगल 1 और 7 कोरस्पॉन्डिंग है। आपको खुद फील हो रहा होगा ये जिस सिचुएशन में, ये भी उसी सिचुएशन में है। ऐसे ही एंगल 4 और एंगल 8, ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6। क्लियर है मेरे भाई, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। और एक और बात, मान लो ये लाइंस पैरेलल हैं, तो अगर पैरेलल लाइन है और एक तिर्यक रेखा खींची गई है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है,
या फिर मैंने आपको लाइंस के बारे में कुछ नहीं बताया पैरेलल है कि नहीं, लेकिन मैंने ये बता दिया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हैं, तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल हैं। उसका उल्टा भी ट्रू है। किसी ने लाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन ये बता दिया कि यहाँ पर जो एंगल है और यहाँ पर जो एंगल है इक्वल है, तो इसका मतलब भाई साहब लाइनें पैरेलल हैं तभी ये एंगल इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी मैं आपको रूल्स बताऊंगा वो वाइस वर्सा भी लगेंगे। देन ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, तो भैया ऑल्टरनेट एंगल्स दो तरह के होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अभी बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल होते हैं मेरे भाई सारे अंदर वाले कोण जो पैरेलल रेखाओं के अंदर हैं। 3 4 5 6 ये इंटीरियर है। एक्सटीरियर कौन से हैं, 1 2 7 8, ये सारे एक्सटीरियर हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर, मतलब कि जो ऑल्टरनेट हो और इंटीरियर हो। तो पहले इंटीरियर पर आता हूं, जो इंटीरियर में है और ऑल्टरनेट साइड पर है, यानी कि ये जो ट्रांसवर्सल है, ये जो तिर्यक रेखा है, इसके ऑल्टरनेट इसके दूसरी साइड पे है, जैसे कि 4 और 5, तो एंगल 4 और 5, ये जो एंगल्स हैं ये इक्वल होते हैं। एंगल 3 और 6, तो ये आपको हमेशा दिखेगा जेड की फॉर्म में, ऐसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ऐसे ये लाइनें आपको पैरेलल दिखेंगी हैं, चाहे ऐसे दिख जाए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर है। ठीक है, अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तो ये दोनों इक्वल आएंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। और ऐसे ही अगर एक्सटीरियर एंगल हो 1 2 7 8 और ऑल्टरनेट हो जैसे कि 1 और 8, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल है, 2 और 7, एंगल 2 और एंगल 7। डन। नेक्स्ट, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। किसके सेम साइड पर, मैंने इस ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट साइड पर कराए थे, मैं इस ट्रांसवर्सल के ही सेम साइड पर करवा रहा हूं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। इंटीरियर एंगल जो सेम साइड पर है, इंटीरियर एंगल कौन से हैं, 3 4 5 6, तो जो सेम साइड पर हैं जैसे कि 3 और 5, तो ये क्या होते हैं, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये होते हैं जी सप्लीमेंट्री। 3 और 5 का सम 180 होएगा, तो जिन एंगल्स का सम 90 हो, ठीक है, जिन एंगल्स का सम 90 हो, इसको मैं कैसे लिखूं, ऐसे ही लिख लेते हैं। अगर दो एंगल्स का सम, ये आप खुद लिख लोगे अपनी नोटबुक पर, 90 है, तो इसका मतलब वो है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अब ये कॉम्प्ली का ई आएगा या आई आएगा ये नहीं पता मुझे, ये देख लेना आप इंटरनेट पर। इंग्लिश के लिए ये वर्ड भी एल आई आएगा या एल ई आएगा। अगर सम 180 हो तो वो होंगे सप्लीमेंट्री। हिंदी वाले बोलेंगे हमें भी बता दो, थोड़ी देर वेट तो कर लिया करो, हमें भी बता दो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री को बोलेंगे पूरक, सप्लीमेंट्री को बोलेंगे समपूरक। ठीक है, इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, मैंने कैसे याद करके रखा है, सी जो है अल्फाबेट्स में पहले आता है, एस जो है बाद में आता है। ऐसे गिनती में 90 पहले आता है, 180 बाद में आता है। सी पहले आता है ABCD में, 90 पहले आता है, एस बाद में। पूरक छोटा है तो 90 डिग्री, समपूरक जो वर्ड है वो बड़ा है तो 180 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, मैंने ऐसे याद करके रखा हुआ है। तो ऐसे ही एंगल 4 और एंगल्स हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल जो कि सेम साइड पे हैं, जैसे 2 और 7, सप्लीमेंट्री। जैसे कि एंगल 1 और 8, सप्लीमेंट्री। ठीक है भाई। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री मैंने बता दिया, पूरक और कोटि पूरक। ठीक है, और सप्लीमेंट्री समपूरक, इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया यहाँ पर। ओके, देन नेक्स्ट कुछ बेसिक पॉइंट कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे जल्दी से। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है भाई, जब आप दो लाइनों को ऐसे खींचते हो जो एक दूसरे को काट रही हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको कोण के बारे में बताता हूं, कोण क्या होता है। देखो, अगर ये अपने पास एक कोण है ABC, तो इसको हम बोलते हैं कोण का वर्टेक्स बोलेंगे, वर्टिसिस वर्टेक्स, प्लूरल में बोलते हैं वर्टिसिस। ठीक है, इसको बोलेंगे कोण का वर्टेक्स या फिर शीर्ष।
एंगल एबीसी का वर्टेक्स क्या है, ये बी, शीर्ष क्या है, बी। ठीक है, तो अगर आप दो लाइनें ऐसे खींच देते हो ए बी और सी डी, ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक तो अपने पास कोण है ए ओ सी और एक है बी ओ डी। इन दोनों के जो वर्टेक्स हैं वे एक दूसरे के ऐसे ऑपोजिट है, इन दोनों की जो चोंच है वो ऐसे ऑपोजिट है, तो वर्टिकली ऑपोजिट जिनके वर्टेक्स ऑपोजिट है वो एंगल इक्वल होते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। अगर आप दो लाइनों को काट दोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। नेक्स्ट बात, अब अपनी वो ड्राइंग तो इस पर आएगी नहीं। ये लो भाई, ये लो। सम ऑफ एंगल्स ऑन ए लाइन इज 180 डिग्री। अगर किसी लाइन के ऊपर एंगल्स हैं, कैसे, मान लो ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। अगर किसी ने ऐसे लाइन पे दो एंगल बना दिए, एंगल ए और एंगल बी, तो इनका सम 180 होएगा, कॉमन सेंस है बिल्कुल। और इसको हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर भी बोलते हैं। लीनियर यानी कि एक लाइन के ऊपर बना हुआ एंगल्स का पेयर। ठीक है, तो लीनियर पेयर कब बनता है, जब बीच में एक आर्म ऐसे कॉमन हो, इन दोनों एंगल्स की ये जो आर्म है ये कॉमन है। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री, ये मैंने आपको बताया। ये अगर कोई पॉइंट है, इसके चारों तरफ ऐसे एंगल बने हुए हैं, इन सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। पॉइंट के चारों तरफ इस एंगल का सम 360, एक लाइन के ऊपर इसका सम 180। ठीक है, तो इधर भी 180 ही होएगा। अब कई बच्चों के दिमाग में आता है कि ये 180 ही क्यों है, 360 ही क्यों है, तो ये चीज़ें अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अगर आप पूछ रहे हो, 360 डिग्री हमने रैंडमली लिया है। क्यों लिया है सर, क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर से डिवाइड होता है, 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा 360, बाकी तो सबसे हो रहा है ना। ठीक है, तो जानबूझ के रैंडमली लिया है ताकि कैलकुलेशन आसान बनाई जाए, कोई रीजन नहीं है, हम 362 डिग्री भी ले सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो एक बार ट्रायंगल के भी कुछ बेसिक रूल मैं आपको करवा दूं यहीं पर। आगे क्या क्वेश्चन आ गया क्या, रुको एक बार। ट्रायंगल के भी बेसिक रूल करा दूं। अब मैं यहां पर ये नहीं करवाऊंगा कि ये होता क्यों है। ठीक, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसके सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। बहुत ही बेसिक है। अब ये होता क्यों है ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये आप खुद कर लेना। हिंट दे देता हूँ, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेना, इस बी सी के पैरेलल आप कर पाओगे। नेक्स्ट, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आपने एक एक्सटीरियर एंगल खींच दिया है ये वाला, तो ये जो एंगल है ये इंटीरियर दो एंगल्स के बराबर होएगा। यानी कि अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों, क्योंकि एंगल 3 के अंदर एंगल 4 जोड़ लो तो भी 180 बनता है, और एंगल 3 के अंदर ये दोनों जोड़ लो तो भी 180 बनता है। इसका मतलब एंगल 1 और 2 और एंगल 4 दोनों बराबर ही हैं। देखो, एंगल 3 में एंगल 4 जोड़ लें, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है, तो भी 180 बनता है। एंगल 3 में ये दोनों जोड़ लें तो भी 180 बनता है। इसका मतलब एंगल 4 एंगल 1 और 2 के बराबर का रोल प्ले कर रहा है। ये दोनों भी आपको पता होनी चाहिए। तो जो एक्सटीरियर एंगल है किसी भी ट्रायंगल के अंदर, वो उसके इंटीरियर एंगल से ओपोजिट जो दो एंगल है ना, जो उसके इंटीरियर एंगल वाले को छोड़कर जो दो एंगल हैं, उनके सम के बराबर होता है। यही वो पॉइंट था जो मैं बोल रहा था। ठीक, क्लियर है भाई। क्वेश्चंस को रगड़ने के लिए क्या आप तैयार हैं? थोड़े से यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपको बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एज यूजुअल टेक्स्ट सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलेंगे। तो हो सकता है ये क्वेश्चन एज इट इज़ डायरेक्ट आपके एग्जाम में ना आए कि क्या सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन वैसे आते भी हैं बट कम ही आते हैं, हो सकता है डायरेक्ट ना आए। लेकिन जब आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे होंगे तो सेम कंडीशन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को आपको इक्वल करना पड़ेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखने पड़ेंगे, तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें भी। ठीक है भाई, लाइन्स एंड एंगल्स को जनरली बच्चे लाइटली लेते हैं, मत लो, करो इनको, इजी इजी क्वेश्चन होते हैं, देखते हैं। x प्लस वाई माइनस जेड, तो देखते हैं भाई कैसे निकलेगा। तो ये 110 है, ये z है,
तो 110 और z, अब मैं प्रॉपर्टी का नाम लूंगा और डायरेक्टली उसको यूज कर लूंगा, ठीक है। वो प्रॉपर्टी आप खुद देखोगे, आपने नोटबुक में लिखी है वहां से। इन दोनों का सम 180 होता है, तो 180 में से 110 गए, z की वैल्यू आ गई जी 70 डिग्री। ओके भाई, ये 60 है, ये x है, x की वैल्यू 60 होएगी, क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अंतः अभिमुख कोण, चलो हिंदी का मेरे को ध्यान नहीं है, ठीक। ओके, देन एंगल x और ये वाला जो एंगल है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, मतलब मैं क्या बोल रहा था कि ये वाला जो एंगल है, ये दो एंगल है, इनका सम 180 है, ऐसे भी कर सकते हो। अगर ये एंगल 60 है तो ये पूरा क्या आएगा 120, 120 में से 70 घटा दो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला एंगल 110 है तो ये इस पूरे एंगल के बराबर होगा, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 110 है तो ये भी इसके बराबर होगा, ऐसे z बन रहा है। तो अगर ये दोनों एंगल का सम 110 है तो 60 और 50 होएगा। या फिर ये एंगल 70 है, ये एंगल 60 है, 180 में से इन दोनों के सम को घटाओगे तो भी ये आ जाएगा। मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन निकालना इज नॉट ए बिग डील, हम बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं इस कोर्स के माध्यम से, ठीक है। तो x प्लस वाई माइनस जेड, 60 प्लस 60 प्लस 50 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 40। बताओ भाई, x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर उसने बताया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज पैरेलल टू डी क्यू। ओके, x की वैल्यू बतानी है, कैसे बताएंगे? इसने 78 दे रखा है, ये पैरेलल है। अगर ये 34 है तो ये भी 34 होएगा, है ना। अगर ये 34 है तो ये भी 34 होएगा, पैरेलल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब ये तो हम इजीली बता देंगे बिकॉज ये इसके इक्वल होएगा, बीच वाला निकल ही आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का सम है 70 और 30, 100 और 12, कितना हो गया? 112। अगर मैं 112 को 180 में से घटाऊं तो ये वाला आ जाएगा, 80 में से 12 गया, इट विल बी 68। अब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये दोनों लाइनें, और इनको एक लाइन ऐसे काट रही है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 68, 68, 68, ठीक है भाई। ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड डी ई इज पैरेलल टू बी एफ, डी ई इज पैरेलल टू ये पूरी लाइन बी एफ, सेम ही लाइन है ये, सेम ही लाइन, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स, एंगल एक्स की वैल्यू बताओ, ठीक है। हमें वहां पर पहुंचना है, तो देखते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ए बी और डी सी अगर पैरेलल हैं तो ये जेड बन रहा है, तो अगर ये वाला 40 है तो ये भी 40 होएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जी हाँ सर। और ये वाला जो पूरा एंगल है, ये वाला पूरा एंगल, यही इसके बराबर होएगा, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ऐसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना है जी? 105, तो ये भी 105 होएगा। क्लियर है? कुछ भी समझ में ना आए तो कभी कभी जरूरत होती है आपको दोबारा देखने की, ना कि मुझे दोबारा बताने की। अगर मुझे 1% भी, लेस मात्र भी मुझे ये लगा कि मेरे बताने की जरूरत है, मैं खुद ही बता दूंगा, टेंशन मत लो, इतना टीचिंग एक्सपीरियंस है और इतनी ऑनेस्टी बरकरार करके रखी है मैंने शांति से जीवन जीने के लिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए आप दो काम कर सकते हो। आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लो जो कि इन दो के पैरेलल है, या फिर आप एक काम कर सकते हो, क्या आप इसी लाइन को एक्सटेंड कर दो। ये दोनों लाइनें तो उसने पैरेलल बता ही रखी हैं, इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं, हमें एंगल एक्स निकालना है। तो भाई अगर ये 110 है तो ये वाला एंगल क्या होएगा? ये वाला एंगल, ये भी 110 ही होएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज ये लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है। ये 110 तो ये भी 110, और ये वाला एंगल क्या है? ये वाला एंगल 25 है, ये वाला ज़्यादा इधर लिख दिया है ना, ये 25 है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रही है ना, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रही है जिसका ये वाला एंगल 110 है, ये वाला एंगल 25 है, तो ये तो एक्सटीरियर एंगल हो गया जो इन दोनों के सम के बराबर होएगा, तो इट विल बी 135, इन दोनों के सम के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? 135, ठीक है। नेक्स्ट, ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है, ये सारी पैरेलल हैं और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं।
जैसे वाइट के साथ ये ब्लू का कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब वाइट के साथ थोड़ा सा शायद डिस्टर्बिंग होएगा, नेक्स्ट टाइम से गुलाबी लेंगे, ठीक है। जी एच इज पैरेलल टू एल के, देन फाइंड एक्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों पैरेलल हैं, या तो मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, इस एल के को ऐसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, या फिर इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, कैसे भी कर लो, ठीक है। या तो मैं इसको एक्सटेंड कर सकता था या इसको एक्सटेंड कर सकता था, तो यही लाइन एक्सटेंड की है तो इसके पैरेलल होगी। चलिए जी अब देखते हैं, अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 होएगा, जी हाँ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये वाला एंगल भी 60 होएगा, क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अब हमने बताना है एंगल एक्स। अगर ये वाला एंगल 25 है तो ये वाला एंगल भी 25 होएगा, ये वाला, है ना, ऐसे जेड बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला टुकड़ा, सिर्फ ये वाला टुकड़ा बोल रहा हूँ, ये वाला टुकड़ा 120 होएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर लाइनें पैरेलल हैं और सेम साइड पर हैं तो इन दोनों का सम 180 होता है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा हो गया 120, ये हो गया 25, 145। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे मैं निकाल रहा हूं, ये नहीं है कि वही एक तरीका है, ऐसे क्वेश्चन को मल्टीपल वे से किया जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। तो ये मत सोचना कि आपने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, इस तरीके में एक स्टेप कम है, इस तरीके में एक स्टेप ज़्यादा है, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जिस तरीके से आपको स्ट्राइक हो रहा है उस तरीके से निकल रहे हैं, दैट इज मोर देन एनफ, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत बड़ा तरीका ना हो या बहुत भयंकर वो ना हो, ठीक। हाँ, हमारी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि शॉर्टेस्ट तरीके से हम सीखें। ये बताओ भाई, एंगल एक्स, तो यहां पर एक चीज मैं बतानी भूल गया कि ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ये भी यहां पर बताना था, उसके बिना क्वेश्चन नहीं होएगा। लाल रंग ठीक है, चलो व्हाइट के साथ। तो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, बताओ ये एंगल एक्स कैसे बताओगे। यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, कंस्ट्रक्शन कर सकता हूं, ठीक है, जो कि इन दोनों के पैरेलल हो, ऐसी लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। अब आप अगर ऐसे देखोगे, ऐसे ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये 67 है तो ये वाला पोर्शन भी 67, और ये 23 है तो ये वाला पोर्शन 23। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसे जेड बन रहा है ना, ऐसे ये वाला एंगल इसके इक्वल, और इधर भी ऐसे बन रहा है, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है इन दो के सम के बराबर आ गया, ये क्या हो जाएगा, 80 और 10 90 डिग्री, ठीक है। तो जब भी एम बने एक ऐसा एम जिसके अंदर ये दोनों पैरेलल हों, तो ये वाला जो एंगल है ना, एंगल ए, दैट विल बी इक्वल टू बी प्लस सी। ये सिचुएशन कई बार रिपीट हो जाती है, तो याद रखनी बहुत ही आसान है, ठीक है। जब भी एम बने या डब्ल्यू बने, वो कुछ भी कर सकता है, इन दोनों एंगल का जो सम है ये इसके बराबर होएगा, इन दोनों एंगल का सम। या फिर वो इसको ऐसे दे दे, ठीक है, ये मत बोलना कि एम बोला था, ए बी सी, एंगल सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अगर आपको ये याद रह जाए बहुत ही बढ़िया, बिकॉज याद रहने लायक है इसलिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज ऐसे ड्रॉ करके भी कर सकते हो, तो कल को मान लो डायरेक्टली किसी क्वेश्चन में होए तो आप देख पाओगे, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे ही एक आधे रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो याद रखने ईजी हैं, जो याद रह सकते हैं, तो देखो, और यूजफुल भी हैं, इन चीज़ों का कॉम्बो होना जरूरी है, याद भी रह सकते हैं और यूजफुल भी हैं। अब सबसे पहले रिजल्ट के अंदर देखो जरा ध्यान से, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के दो एंगल मुझे पता है ए और बी, अगर मुझे ए और बी दो एंगल पता है और मुझे तीसरा एंगल निकालना है, तो आपको पता है तीनों एंगल का सम 180 होता है, जी हाँ सर। तो एंगल एक्स विल बी 180 माइनस ए प्लस बी। अगर आपको उसने एक्सटीरियर एंगल दे दिए, किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल दे दिए, ये 110 है और ये कुछ भी मान लो 120 है, ऐसे, तो वैसे आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये 110 है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और फिर आप इसको निकाल सकते हो। लेकिन एक छोटी सी चीज़ ऐसी है जो मैंने एक बार ड्राइव की थी, मेरे को अब तक याद है और यूजफुल भी है। कैसे, देखो, अगर अंदर वाले एंगल गिवन हो तो उनके सम को 180 में से घटाते हैं, डन, जिंदगी भर नहीं भूलोगे इसको, ये तो आपको ऑलरेडी आता है। अगर बाहर वाले एंगल गिवन हो तो उनमें से 180 घटाते हैं, कि 110 और 220 इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 230 माइनस 180। अगर अंदर वाले गिवन हो और ये एंगल आपको निकालना है तो 180 में से इनका सम घटाते हैं, बाहर वाले गिवन हो तो इनके सम में से 180 घटाते हैं, ठीक है।
तो कई बार ऐसा हो जाता है कि ये एंगल गिवन और ये निकालना होता है, तो ये फास्ट काम आ जाता है, ठीक, और याद रहने लायक भी है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई भाई। नेक्स्ट, अब इसको देखो। अब इन लाइनों का पैरेलल होना जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है, ऐसे एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये एंगल है एक्स, तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? या फिर इस एंगल को एक्स मत मानो, इसको कुछ भी मान लो सीखने के लिए। मान लो ये एंगल है कुछ भी 70 डिग्री, ठीक है। इन एंगल का सम क्या होगा? ए और बी का। ए और बी का सम होएगा 180 माइनस 70 110। और इन एंगल का सम क्या होएगा? ये भी तो उसी ट्रायंगल के एंगल है। अब अगर मैं बड़ी ट्रायंगल को लूँ सी और डी, तो इनका सम भी 110 ही होना चाहिए, क्योंकि सी प्लस डी प्लस 70 180। अगर मैं ऐसे कुछ भी ऐसे टेढ़ा खींच दूँ, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? ये प्लस ये, इनका सम भी तो 180 होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो उसको डायरेक्ट वो यूज नहीं कर रहा है, इस चीज को हम यूज कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल में इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ये भूल जाओ तो भी टेंशन मत लेना, मैं आपको ये चीजें रटने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो मतलब मेरे दिमाग में स्टक कर गई है एक बार वो करने के बाद, और ये यूजफुल भी है, तो आपके दिमाग में भी स्टक कर जाएगी, ठीक है। तो बिकॉज जो तीसरा एंगल है, ठीक है, ये और ये दोनों मिलकर 180 बनाते हैं। इन दोनों का सम क्या है? 180 माइनस तीसरा एंगल। इन दोनों का सम क्या है? 180 माइनस तीसरा एंगल। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। देन नेक्स्ट, ये एम वाली बात हो गई, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, वही एम वाली जो थोड़ी देर पहले बताई थी। और एक ये देख लो, ये एक डार्ट है, ये भी यूजफुल है, क्योंकि कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे है ना। अगर अपने पास ऐसे एक तीर है, ऐसे तीर होती है ना, ये रामायण देखी है पहले है? तो ये तीर का मुंह होता है, रामायण में ऐसी तीर होती थी, आपने देख, वो राम मारते थे, ऐसी तीर जाती थी उड़ती हुई, ठीक है। तो ये जो बाहर वाला एंगल है, एंगल ए इसको मान लो, तो दिस इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी। इसको प्रूव करना बहुत ही आसान, अगर ये याद ना रहे यूज करना बहुत ही आसान, लेकिन अगर रह जाए तो याद करने में भी कोई बुराई नहीं है। मान लो मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, तो ये क्या होएगा? ये ट्रायंगल एबीसी के अंदर एक्सटीरियर एंगल होएगा कि नहीं? ट्रायंगल एबीसी के अंदर, हाँ जी सर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी बी प्लस सी। अब ट्रायंगल ए बी सी डी ई, अब ट्रायंगल सी डी ई के अंदर ये ए एक्सटीरियर एंगल है, तो ए एक्सटीरियर एंगल है तो उसका सम हो जाएगा डी प्लस ये वाला एंगल, बी प्लस सी प्लस डी, तो वही आ गया। तो प्रूफ भी हो सकता है 2 स्टेप में, लेकिन याद रखना भी मुश्किल नहीं है कि तीर के बाहर वाला एंगल बीच वाले तीनों एंगल के सम के बराबर है। क्लियर है भाई? एक आधे और क्वेश्चन कर लें। तो अब मैं जो आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, अब आपको पता चल गया कि हाँ इनके ऊपर बेस्ड है। जब यही क्वेश्चन मिक्स्ड आएंगे तो आपको स्ट्राइक नहीं होएगा, या फिर लंबे मेथड से करोगे, तो इसीलिए मिक्स्ड प्रैक्टिस भी करेंगे। ज्योमेट्री में खासकर ये दिक्कत आती है, अलजेब्रा में फिर भी वो दिक्कत दूर की जा सकती है, मैंने बहुत ही फाइनली स्ट्रक्चर करके उसको करवा दिया, लेकिन ज्योमेट्री में किसी भी चीज़ का कॉम्बिनेशन किसी के साथ भी किया जा सकता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या पता सर्कल के अंदर यूज करवा दे, पैरेलल दे के कुछ भी करवा दे, तो वहां पर स्ट्राइक होना थोड़ा मुश्किल है, तो मिक्स क्वेश्चन करने जरूरी है, ठीक। ये बताओ, तो एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल है उसका सम क्या है? जो भी मैं अब क्वेश्चन करवाऊंगा वो एक से ज्यादा तरीकों से किए जा सकते हैं ज्योमेट्री में खास करके, ठीक है। तो आपको किसी नए तरीके से मिले तो उसको भी करते रहना, मैं जो बताऊं वो भी सीखते रहना। एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल्स हैं उनका सम है 360, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 360 माइनस ए, या फिर 360 को यहाँ पर 2 पाई यूज कर रखा है, 360 को हम 2 पाई भी बोल सकते हैं रेडियन में, आपको पता होगा 180 डिग्री को पाई भी बोल सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि जब भी एम वाली फिगर बने तो ये जो है दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये तो 2 पाई माइनस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। उसने क्या पूछा है? पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, व्हाट इज एंगल ए इक्वल टू, एंगल ए को उधर भेज देंगे, एंगल ए इक्वल टू 2 पाई माइनस बी प्लस सी, 2 पाई माइनस बी माइनस सी। नेक्स्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, 3 straight lines x, y and z are parallel and the angles are as shown in the figure above नहीं below. What is angle AFP equal to? x y z पैरेलल है, ठीक है भाई, AFB ये वाला एंगल, ठीक है। देखते हैं भाई कैसे होएगा। तो अगर ये एंगल 30 है, बिकॉज ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं,
एक्स और वाई और जेड पैरेलल हैं, ये एफ बी ट्रांसवर्सल है, वो 30 है, तो ये भी 30 होएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इतना समझते हो? ठीक है जी। अब मेरे को ये एंगल निकालना है, तो पूरा निकालना पड़ेगा, तो वो वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये अगर अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रायंगल डी सी ई है, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, ट्रायंगल डी सी ई के अंदर ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये इंटीरियर दो एंगल्स के सम के बराबर होएगा। ठीक है, उनमें से एक तो 80 है, तो दूसरा क्या होएगा? दूसरा क्या होएगा? ये वाला एंगल। इस एंगल का और उस एंगल का सम क्या है? इन दोनों एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम है 125, तो 125 में से 80 घटाएंगे 45। ठीक है, अब आप फिर से मेरे शब्दों पर ध्यान दो, पूरा एंगल एक्स ई एफ ये बराबर किसके होएगा? ये बराबर होएगा ई एफ एम के, यानी कि ये पूरा एंगल 45 होएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड बन रहा है, ऐसे जेड बन रहा है 45, पूरा 45 है, तो उसमें से 30 गया 15। दैट्स इट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो रिलेशन हमने बताना है कि कौन सा करेक्ट है, तो देखते हैं भाई। सारे एंगल्स को एक जगह लाने की कोशिश करेंगे तो ही रिलेशन बता पाएंगे। ओके, तो आप, मैं जो बोल रहा हूँ उस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, आप इसको एरो मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन मैं वैसे नहीं करवाऊंगा। ई ए बी को देखो, ई ए बी, ई ए बी के अंदर एक्सटीरियर एंगल क्या है? ये एक्स है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल एक्स है, तो ये वाला एंगल क्या होएगा? ये वाला एंगल, या फिर एक बार रुको, एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वो पाई माइनस बी है, अगर मैं इसको एक्सटीरियर बनाऊं, मैं ये निकाल लूँ, या फिर ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ई ए बी के अंदर देखो, देख रहे हो ई ए बी के अंदर, तो वो एक्सटीरियर एंगल है ऐसे, ई ए बी के अंदर ये एक्सटीरियर एंगल है एक्स, इसमें से यहाँ पर है सी, तो ये वाला जो एंगल है एक्स जो है इन दोनों के सम के बराबर होता है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? एक्स माइनस सी। भाई एक्स में से सी को घटा दूंगा तो ये आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के सम के बराबर ये होता है, तो इस एंगल को मैंने बोल दिया एक्स माइनस सी। ठीक, ओके। अगर ये वाला एंगल पाई माइनस बी है, ये वाला, तो ये अंदर वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी। मैं बेसिकली कर क्या रहा हूं, मैं वो बता रहा हूं, मैं सारे एंगल्स को किसी एक जगह पर लाने की कोशिश कर रहा हूं, किसी न किसी फॉर्म में, ताकि मैं वहां पर इक्वेट कर पाऊं। ठीक है, तो ये अंदर वाला एंगल हो गया बी, अगर ये 180 माइनस बी है तो इधर वाला बी, दोनों का सम 180 होता है। अब आप देखो ट्रायंगल ओबीसी में, ओबीसी में ये वाला एंगल ए, ये वाला एंगल बी, और एक्सटीरियर एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर दो एंगल के बराबर, इंटीरियर दो एंगल के सम के बराबर होएगा, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस सी। इट इम्प्लाइज दैट, एक्स की वैल्यू उसने पूछ रखी है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस। ठीक है, इसको करने के कई तरीके हैं, ये नहीं है कि इसी तरीके से करना। CHSL में पूछा गया क्वेश्चन, इफ इन द गिवन फिगर एंगल ACB प्लस BAC, एंगल ACB प्लस BAC, इन दोनों एंगल का सम, भाई इन दोनों एंगल का सम तो इसके बराबर होएगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों एंगल का सम इसके बराबर, इसकी वैल्यू उसने 80 बता रखी है, यानी कि ये वाला एंगल 80 डिग्री है। और एंगल BDE, BDE, BDE हाँ 35, BCE, BCE दिस इज इक्वल टू 45। तो फिर से तीर जैसा नहीं लग रहा आपको? ये तीर के मुंह जैसा नहीं लग रहा ये? तो ये वाला जो एंगल है ये इन तीनों के सम के बराबर होता है, ये वाला एंगल है ना। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो 35 और 45 180, सॉरी 80, 80 और 80 160, दैट इज ऑप्शन सी, एंगल CD इज 160। CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगर आप तीर वाले तरीके से नहीं करोगे, तो आपको या तो ये लाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, या ये वाली लाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी, तो इसलिए तीर कई बार यूजफुल हुई है पहले, इसलिए ये मैंने आपको करवाई है। ये देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल BAD इज A, एंगल BAD इज A, ABC इज B, BCD इज C, BCD इज C, ADC इज D, ये वाला एंगल D है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी इन टर्म्स ऑफ ए सी डी। ए बी सी की वैल्यू बतानी है, ए बी सी। तो हमें पता है बी प्लस ए प्लस डी इजिकल टू सी। बाहर वाला एंगल इन तीनों इंटीरियर के बराबर है, तो एंगल बी क्या होएगा, एंगल बी विल बी इक्वल टू सी में से इन दोनों को घटा देंगे। बहुत ही बेसिक कॉमन सेंस की बात। तो उसने क्या पूछा था, ए बी सी, तो सी माइनस ए प्लस डी। क्लियर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने बताया है, ऐसे क्वेश्चन आया नहीं है और हो सकता है भी ना, तो एक बार सारे रूल्स को मैं एक जगह पर यूज़ करवाना चाह रहा था आपसे, इसलिए बनाया है। तो डरना मत इससे, ये मतलब दशहरे पर जो रावण बनता है थोड़ा सा वैसा दिख रहा है, तो इससे काम का डरना नहीं है आपने। बताओ, जस्ट वैसे ही प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया। देखो, अगर आप इनको देखोगे, यहाँ पर हमने पैरेलल लाइन तो नहीं बताई है ना, ठीक है, पैरेलल लाइन की जरूरत भी नहीं है। ट्रायंगल ए बी सी एंड क्वाड्रिलेटरल एच डी ई एफ, ट्रायंगल ए बी सी एंड क्वाड्रिलेटरल एच डी ई एफ आर गिवन इन द फिगर बिलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एफ एच। तो सी एफ एच की हमने वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है, ओके जी, अकॉर्डिंग टू वैल्यूज गिवन बिलो। अब आप देखो जरा ध्यान से, इस चीज़ को देखो, ये है ई, ये है डी, यहाँ पर है 110, यहाँ पर है 60, और ये है यहाँ पर एफ, यहाँ पर है 70, और ये है यहाँ पर एच। तो मैंने क्या बताया था, इन दोनों एंगल्स का सम इन दोनों एंगल्स के बराबर होएगा। ये चीज़ करवाइए कि नहीं, इन दोनों एंगल्स का सम इन दोनों एंगल्स के बराबर होएगा। हाँ जी सर, ओके। तो अगर इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 170 और ये 70 है, तो ये क्या होएगा, ये होएगा 100। यहाँ पर ये वाला एंगल क्या होएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 100, ओके। अब एक और चीज़ आप देखो, यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख रही है कि नहीं, ये मैंने जानबूझ के ऐसे स्ट्रक्चर क्रिएट किया, इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, कहीं मैं आपकी प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ और आप डर रहे हैं इन चीज़ों से, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ नहीं है। तो एफ एच बी ए, इसको देख पा रहे हो, एफ एच बी ए, ये एक तीर बन रही है। हाँ जी सर, इस तीर के अंदर देखो, ये वाला गिवन है, हाँ जी सर, ये वाला गिवन है, हाँ जी सर, ये वाला गिवन है, हाँ जी सर, ये वाला पूछ लिया आपसे, ठीक। तो इसका इसका और इसका सम ये होता है, तो 50 और 40 90, 90 में क्या जोड़ो कि 100 आए 10, तो आंसर इज 10 डिग्री। तो आप समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे भी क्रिएट किया जा सकता है, आप क्वेश्चंस को नहीं रट सकते, सिर्फ कंसेप्ट को कर सकते हैं। और अगर हम सारे कंसेप्ट कर लेते हैं रिलेवेंट एक स्ट्रक्चर में, तो वहां पर हमें जाकर ये देखना है कि कौन, अगर क्वेश्चन ना निकले तो कौन सा है जो स्ट्राइक नहीं हो रहा। तो क्वेश्चन नहीं निकलेगा, उसको वैसे भी एंड में करेंगे जब हमारे पास टाइम होएगा, राउंड 3 में करेंगे, जब हम आते हुए को कर चुके होंगे, तो तब यही देखना है कि मतलब हिंट लेनी है कि पैरेलल लाइनें दी हैं तो ये है, या फिर ये दिया है तो ये तो नहीं है, सर्कल का डायमीटर दिया है तो 90 डिग्री वाला रूल तो नहीं यूज़ करा। समझ रहे हो, ऐसे होती हैं चीज़ें, ये नहीं कि रट के जा रहे हैं, रट के जाओगे कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू, जो चीज़ें रटने लायक हैं वो डेफिनेटली रटेंगे, फालतू की चीज़ें नहीं। एक्स प्लस वाई की वैल्यू बतानी है, तो देखो जरा, तो भाई बिकॉज ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है, तो ये एंगल अगर 60 का है तो ये पूरा एंगल भी 60 का होगा, तो वाई की वैल्यू तो 40 होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अब एंगल एक्स को देखते हैं, एंगल एक्स, ठीक है, एंगल एक्स आप ऐसे कर सकते हो, मतलब कई तरीके से कर सकते हैं वैसे तो। अगर मैं इस ट्रायंगल को मानूं ऐसे, इस ट्रायंगल को, तो 60 और 35, ये जो 95 डिग्री है ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों एंगल के सम के बराबर होएगा, तो ये क्या हो जाएगा 95 माइनस 20, तो दिस इज इक्वल टू 75, ओके। वो क्या पूछ रहा है, एक्स प्लस वाई, तो 75 प्लस 40, तो आंसर विल बी 115, ठीक है जी। Two parallel lines AB and CD are intersected by a transversal EF at M and N respectively। दो पैरेलल लाइन हैं और बिल्कुल आदर के साथ उनको काटा जा रहा है, AB and CD बाई ए ट्रांसवर्सल EF एट M। एक ट्रांसवर्सल है, एक त्रियक रेखा है EF, वो काट रही है इनको M पर और N पर, ओके जी, एट M and N रिस्पेक्टिवली। द लाइन्स MP एंड NP, अभी MP NP क्या है, द लाइन्स MP एंड NP आर बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स BMN, एंगल BMN का एंगल बाइसेक्टर MP, और
एंगल डी एन एम का एंगल बाइसेक्टर एन पी, ये पी पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब है भाई, एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। अगर मैं इस एंगल को ए मान लूँ तो ये एंगल भी ए है, अगर मैं इस एंगल को बी मान लूँ तो ये एंगल भी बी है। क्लियर है दोस्त? जी हाँ, ऐसी सिचुएशन कई बार वो पूछ चुका है एग्जामिनर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बात पता है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल आएगी तो इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो ऐसे ही 2a + 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट इम्प्लाइज दैट a + b इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब आप देखो ट्रायंगल एमपीएन के अंदर, ट्रायंगल एमपीएन के अंदर तीन एंगल हैं, ये वाला और ये वाला, ये ए और बी है, इनका सम 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल 90 होएगा क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। 180 में से 90 कवर हो चुका है, बाकी का 90 बचा है, तो आंसर इस ऑप्शन भी। कई बार यूज होगी ये सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन एन एंगल विच इक्वल्स 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। एक एंगल है जो अपने सप्लीमेंट का 1/5 है, मैंने सप्लीमेंट को 5x मान लिया, मान लो उस एंगल के सप्लीमेंट को 5x मान लिया, तो वो एंगल उसके सप्लीमेंट का 1/5 है, यानी कि x। 5x क्यों माना था समझ में आ गई, 1/5 निकला है। ये एक एंगल है, ये इसका सप्लीमेंट है, तो दो अगर एंगल सप्लीमेंट्री हो तो उनका सम 180 होता है, दो अगर समपूरक हो तो। ठीक है, तो 6x इज इक्वल टू 180, देयरफॉर x इज इक्वल टू 30। क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन एन एंगल विच इक्वल्स 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 30, जो अपने सप्लीमेंट का 1/5 है। लेकिन यहाँ पर वो ऐसे पूछ लेता कि उसका सप्लीमेंट कितने का है, तो फिर 180 - 30 150 का हो जाता है, वो कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो उसके कॉम्प्लीमेंट के 1/2 से कुछ ना कुछ बता रहा है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट को मैंने 2x मान लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट मैंने 2x मान लिया। तो जो दूसरा एंगल है वो क्या है, एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसका ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसका हाफ क्या होगा, x। ठीक है, उसके x से 30 डिग्री ज्यादा है, यानी कि वो जो एंगल है ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो वो एंगल खुद क्या होएगा, वो एंगल खुद होएगा 90 - 2x। वो एंगल खुद क्या है, 90 - 2x, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट 2x है तो। जी हाँ सर, जो 90 - 2x वो जो एंगल है वो इस कॉम्प्लीमेंट के हाफ से यानी कि x से 30 ज्यादा है। मैं इनको इक्वेट कर रहा हूँ, समझ रहे हो? डन। इसी काम को कई तरीकों से किया जा सकता है, आपका दिल करे वैसे कर लेना। ठीक है, उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट मैंने मान लिया, तो ये एंगल खुद क्या हो जाएगा, 90 - 2x, तो उस कॉम्प्लीमेंट का हाफ है x से 30 ज्यादा है ये एंगल। ठीक है, मैंने सिचुएशन बना ली। इट इम्प्लाइज दैट 3x इज इक्वल टू 60, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20। यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखिएगा कि आपने x किस चीज़ को मानना है, क्या मानना है। ये नहीं है कि ऑप्शन में 20 दिख गया और लार टपका दी वहीं पे, ये लो वहाँ पर यस ऐसे कर रहे हैं घर पे आके फिर। ठीक है, तो यहाँ पर उसने पूछा क्या है, एक कोण जो है अपने पूरक कोण से याद है, वह कोण बताओ, तो वो कोण बताओ, तो वो जो कोण मैंने माना था वो ये माना था 90 - 2x। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट 2x है तो वो कोण तो ये है, तो x की वैल्यू है 20, 20 दूनी 40, 90 में से 40 गए 50, यहाँ पर आंसर इज 50। हाँ, यहाँ पर आपको ये भी लगेगा कि सर मैं ऑप्शन यूज कर लूँ, हाँ कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन यूज ना करने की स्थिति में कर देता है एग्जामिनर, तो हमें ऐसे इक्वेट करना भी आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने है अभी होमवर्क क्वेश्चंस आएंगे इससे आगे ऐसे। ठीक है, काफ़ी सारे होमवर्क क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पर HW नहीं लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने बीच में लिख दिया ना होमवर्क क्वेश्चंस, तो उनके आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो पहले आपने क्या करना है, पहले इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, कोशिश करो कि जो होमवर्क क्वेश्चन है उसका टेक्स्ट सॉल्यूशन आपको ना देखना पड़े। ठीक है, टाइम दे दो थोड़ा सा क्वेश्चन को, अगर वो टाइम मांग रहा है टाइम दे दो, लेकिन आपको ना देखना पड़े। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद आपने होमवर्क क्वेश्चंस करने हैं, मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। और हाँ, एक और बात, कैसी आपको ये क्लास लगी अपनी प्लेन ज्योमेट्री की, ये आपने अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर बताना है ये क्लास देखने के बाद। ठीक है, कि हाँ मेरे को ऐसी लगी वैसी लगी, अभी क्लास देखते ही तुरंत टेलीग्राम के ऊपर जाकर ये बताना, और फालतू की बकवास में मत उलझना टेलीग्राम पर वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर बताना कि कैसी लगी, हाँ जी सर ठीक है, ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, बढ़िया है, मतलब अपने व्यूज शेयर करना, ये चाह रहा हूँ इन ऑल। अभी जाके कर दो भाई।